हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन अनपेड सब्सक्रिप्शन के साथ। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, आपको हर टॉपिक मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, साथ में मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है हमारी है वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पोलन ग्रेन के बारे में। तो चलते हैं पोलन ग्रेन की तरफ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, उसके हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो मियोसिस करके पोलन ग्रेन्स को या आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को बना सके। क्लियर है? तो इसके हर एक सेल को, ईच सेल क्या कहलाते हैं? इसके ईच सेल क्या बोलते हैं इनको? होमोजेनस सेल, जिसको हमने क्या बोला था? पोलन मदर सेल। क्या बोला था? पोलन मदर सेल। और क्या बोला था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, फिर हमने क्या कराया था इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का? इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में हमने मियोसिस कराई थी। तो मियोसिस 1 हुई थी पहले तो, और मियोसिस 1 होकर आपको 2 सेल्स मिल गए थे। कितने सेल्स मिले थे? 2 सेल्स। फिर मियोसिस 2 हुई। क्या हुई? मियोसिस 2, और आपको कितने सेल्स मिले थे? 4 सेल्स मिले थे। कितने सेल्स मिले थे? 4 सेल्स। ठीक है, तो ये 4 सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो 4 सेल्स हैं आपके, इनको हमने बोला था माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोला था? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर है? तो हम बात करेंगे अब इन टेट्राड्स की ही। क्लियर है? इतना आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब ये है आपका क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या है ये? माइक्रोस्पोर टेट्राड है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? देखिए 1 2 3 4 कितने हैं? 4 है। माइक्रोस्पोर है, इसलिए इसको क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? एक माइक्रोस्पोर की बात करेंगे। क्लियर है कि माइक्रोस्पोर में क्या होता है और कैसे पोलन ग्रेन बनता है। क्लियर है? तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा डायग्राम है जो मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है। तो ये आपका क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर है। क्या स्टूडेंट्स? माइक्रोस्पोर है। तो ये आपका है माइक्रोस्पोर। क्या है? माइक्रोस्पोर। इतना क्लियर हो गया? ये आपका है माइक्रोस्पोर। देखिए ये माइक्रोस्पोर में हो क्या रहा है, ये मैं हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जिन्होंने लास्ट क्लास में नोट नहीं किया था। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए मैं वही माइक्रोस्पोर को यहां पर बना रही हूं। तो ये क्या बनाया मैंने? माइक्रोस्पोर बनाया। क्या बनाया? माइक्रोस्पोर। क्लियर है बेटा? चलिए, आपको तो क्लियर होगा ही क्योंकि आपने कल देख लिया था। ठीक है, ये जो है इसको अपन दूसरे कलर से बनाते हैं। ये जो है ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो ये वाला जो पार्ट है ये उसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। किसका? माइक्रोस्पोर का। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर क्या होते हैं? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वैक्यूल। और उस वैक्यूल में हो जाता है डिवीजन। क्या हो जाता है? डिवीजन। तो मैं वैक्यूल में डिवीजन करा लेती हूँ, और देखिए कितने वैक्यूल दिख रहे हैं? 2 वैक्यूल दिख रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या है? माइक्रोस्पोर ही है, और काफी ज्यादा स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये आपके क्या हो गए? वैक्यूल। और अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हटा देते हैं इनको। मैम थोड़ा सा क्लियर बना दीजिए, हमें अच्छे से नहीं दिख रहा। चलो ये बना देती हूँ।
ये बन गया, तो ये क्या हो गए वैक्यूल। अब ये वैक्यूल बढ़ गए हैं, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, तो ये न्यूक्लियस को धक्का देगा। क्या देगा? न्यूक्लियस को धक्का देगा। तो ये जो न्यूक्लियस था, ये जो वाला न्यूक्लियस था, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो बेचारा न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है? यहाँ। सपोज ये क्या है आपका? न्यूक्लियस है। पिंक कलर से बनाते हैं, पिंक फेवरेट है ना गर्ल्स का। हाँ, तो पिंक कलर से बना लेते हैं। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस एक तरफ आ गया बेचारा, है ना, उसको कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिली, तो न्यूक्लियस आ गया एक तरफ। और ये क्या हो गए आपके? वैक्यूल हो गए। ये क्या हो गए? वैक्यूल। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? दो वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स ने काफी ज्यादा जगह घेर ली साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस को एक साइड कर दिया, एक कॉर्नर में कर दिया। तो न्यूक्लियस कहाँ चला गया? एक कॉर्नर में चला गया। न्यूक्लियस कहाँ चला गया? एक कॉर्नर में चला गया। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। तो आपको कुछ थोड़ा थोड़ा याद होगा 11th क्लास में सेल डिवीजन में। तो माइटोसिस का जो इंटरफेस होता है, ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? इंटरफेस होता है, उसमें प्रिपरेशन होती है। फिर जो एम फेज होता है उसमें डिवीजन होता है। क्लियर है? तो डिवीजन में भी जो एम फेज होता है, एम फेज में जो पहला फेज है प्रोफेज, वहां पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। और क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये आपका सेल हो गया। ठीक है, और ये क्या होंगे? आपके वैक्यूल्स। तो मैं वैक्यूल को एक ही बना देती हूँ जैसे उस एनसीईआरटी में बनाए। ठीक है, तो मैं ये एक वैक्यूल बना दे रही हूँ। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? वैक्यूल हो गया। क्या हो गया? वैक्यूल। अब देखिए क्या होता है, डिवीजन करना है और डिवीजन को कराता कौन है? बताइए जल्दी से। डिवीजन को कराएंगे स्पिंडल फाइबर्स, वही तो खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाता है? एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। क्या बनाता है? एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर क्या बनेंगे आपके? एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स। देखिए मैं बना देती हूँ आपको। ये क्या बन गया आपके? स्पिंडल। कैसे? ए सिमेट्रिक। कैसे बने? ए सिमेट्रिक। क्लियर है? क्या है? ए सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। क्या है? ए सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, बने कि नहीं बने? अब ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बने, तो ये एसिमेट्रिक है तो इरेगुलर डिवीजन ही कराएगा। ये क्या करेगा? यहीं से एसिमेट्री आ गई। मतलब पोलन ग्रेन में जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें पार्शियलिटी होती है। क्या होती है? पार्शियलिटी। अब जब ये डिवीजन करेगा तो देखिए, डिवीजन करेगा तो कैसा करेगा? इक्वल डिवीजन करेगा या अनइक्वल डिवीजन करेगा? अनइक्वल डिवीजन करेगा। क्यों अनइक्वल डिवीजन होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपके स्पिंडल फाइबर है वो कैसे है? एसिमेट्रिक है। कैसे है? एसिमेट्रिक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? अनइक्वल डिवीजन होगा। क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन। क्लियर है? तो अनइक्वल डिवीजन से क्या होगा? दो सेल बनेंगे। ये एक सेल था, इसी के अंदर एक जो सेल होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा और एक सेल छोटा होगा। ठीक है, तो ये एक सेल बड़ा दिख रहा है और एक सेल छोटा दिख रहा है। ये वाला सेल कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। क्लियर है? ये सेल कैसा दिख रहा है? बड़ा। ठीक है, ये सेल कैसा दिख रहा है? बड़ा। ठीक है, और ये सेल छोटा। ठीक है, तो ये बड़ा वाला सेल जो है ये है वेजिटेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल। और ये छोटा वाला सेल इज जेनरेटिव सेल। ठीक है, ऊपर वाला बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? लार्ज होता है। बड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और कैसा होता है? इररेगुलर। कैसा होता है? इररेगुलर। ठीक है, तो इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसा होता है? लार्ज एंड इररेगुलर न्यूक्लियस। ठीक है,
अब क्या होता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल में होता है डिवीजन और फॉर्म होते हैं 2 मेल गैमीट्स। क्या होते हैं? 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो जनरेटिव सेल फॉर्म क्या फॉर्म करता है? 2 मेल गैमीट्स। जनरेटिव सेल फॉर्म 2 मेल गैमीट। इतना क्लियर है? मैम एक का नाम वेजिटेटिव है, दूसरे का नाम जेनरेटिव है, तो मैडम हम इससे क्या समझें? तो देखिए वेजिटेटिव, वेजिटेटिव से याद रखो वेजिटेबल। क्या याद रखोगे? वेजिटेबल। वेजिटेटिव से क्या याद रखोगे? वेजिटेबल। वेजिटेबल क्यों खाते हैं? आपकी मम्मी क्या बोलती है? हरी हरी सब्जी खाओ। डॉक्टर क्यों बोलते हैं हरी सब्जी खाओ? क्यों? क्योंकि वो आपको क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स देती है। क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, विटामिन्स प्रोवाइड करती है। तो वैसे ही यहाँ पर वेजिटेटिव सेल का काम है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट बोल दूं, क्लियर है? ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। अब देखिए जेनरेटिव खुद बोल रहा है जी से जेनरेटिव, जी से गैमीट, जी से जनरेटिव, जी से गैमीट, ठीक है। तो जेनरेटिव सेल क्या करता है? गैमीट का फॉर्मेशन करता है। किसका? गैमीट फॉर्मेशन। और वो भी किसमें? किसका करेगा? मेल का या फीमेल का? जब वो मेल वाला पार्ट है तो मेल का ही करेगा ना। किसका करेगा? मेल का। तो इतना क्लियर हो गया क्या है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में क्या हुआ? वैक्यूलेशन हुआ। क्या बना? वैक्यूल बना। वैक्यूल का डिवीजन हुआ और साइटोप्लाज्म की ज्यादातर स्पेस को किसने कवर किया? वैक्यूल ने। तो वहां का जो न्यूक्लियस है बेचारा ऐसे करके साइड हो गया कि भाई ये तो धक्का मार रहा है, बड़ा सा है, ये धक्का मार देगा तो पता चले मैं, तो क्या हो जाता है? वो साइड हो जाता है। तो क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस एक तरफ हो गया, एक कॉर्नर पे जाके प्लेस हो गया। क्लियर है? अब क्या होता है? अब इसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जो आपकी डीएनए उसको सेपरेट करने के लिए कौन होता है? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। मेटाफेज में यही तो होता है कि मेटाफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सारे इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, उससे कौन जुड़ जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। और फिर एनाफेज में जाके वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पर हमें स्पिंडल फाइबर को बनाने की जरूरत है। क्लियर है? तो अब क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर बने तो, बट कैसे बने? एसिमेट्रिक। क्या बने? एसिमेट्रिक। क्लियर है? तो इस एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर की वजह से क्या होता है? क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन। क्या होगा बेटा? अनइक्वल डिवीजन। मतलब यहां पर क्या हो रही है? पार्शियलिटी हो रही है। क्या हो रही है? पार्शियलिटी। तो अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक बड़ा सेल बना, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ ना। अनइक्वल डिवीजन मतलब आपका जो एम फेज है उसमें अब क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, अब साइटोकाइनेसिस होगी। तो एक तो सेल बना बड़ा और दूसरा बना छोटा। क्लियर है? तो बड़े सेल को हमने क्या बोला? वेजिटेटिव। बी से बड़ा, बी से वेजिटेटिव। क्या हो? याद रहे, बी से बड़ा, बी से वेजिटेटिव, और वी से वेजिटेबल। वेजिटेबल का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो याद हो गया, वी से बड़ा, बी से वेजिटेटिव, वी से वेजिटेबल, और क्या देगा ये? क्या देगा? नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। वहीं पे जी से जनरेटिव, और ये कैसा होता है? स्मॉल होता है। एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा ही होगा। दूसरा क्या होगा? छोटा ही होगा। तो जनरेटिव सेल कैसा होता है? छोटा होता है। जनरेटिव सेल क्या करता है? जनरेट करता है। किसको? गैमीट को। मतलब जनरेटिव सेल का काम क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। कौन से गैमीट? मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना। क्लियर है? तो अब क्या बन जाएगा आपका? पोलन ग्रेन। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया सबको? चलिए हटा दूं? हाँ हाँ ले लिया होगा, मुझे भी पता है। चलिए तो अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। तो मैम देखिए अभी क्या दिखाया था आपने कि ऐसा कुछ था, हाँ, फिर उसके बाद ऐसा कुछ था, ठीक है, मैंने भी बनाया था। फिर मैम आपने ऊपर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाया था जो कैसा था? इर्रेगुलर था। कैसा था? इर्रेगुलर था। नीचे क्या? दो मेल गैमीट बना दिए। चलो नहीं बनाती हूँ अभी मेल गैमीट, ये बना दिया। ठीक है, ये समझ में आया? तो और कुछ भी था? हाँ हाँ था, बिल्कुल था। मैं बनाती हूँ ये वाली लेयर। तो ये हो गई आपकी इंटाइन, और ये हो गई आपकी
ठीक है, एक्साइन, ठीक है। तो देखिए रेड वाली लेयर एक्साइन, क्या है, एक्साइन। ये किसका डायग्राम है भाई, पोलन ग्रेन का। किसका है, पोलन ग्रेन का। ये मत पूछना मैम किसका डायग्राम बना दिया आपने, ये तो अब तो पिटाई हो जाएगी। ये क्या होना है, पोलन ग्रेन। कौन है, पोलन ग्रेन। समझ में आ गया, पहचान लिया पोलन ग्रेन को। तो सबसे आउटर लेयर क्या कहलाएगी, एक्साइन। फिर पीली पीली वाली क्या कहलाएगी, इंटाइन। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इंटाइन। ओके मैम समझ में आ गया। फिर उसके बाद कौन सी लेयर दिख रही है, व्हाइट लेयर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, व्हाइट लेयर कौन सी हो जाएगी आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम ये क्या है, ये वाला, ये कौन सा सेल है मैम, बताओ बताओ जल्दी। मैम ये तो कुछ आपने अभी बताया था, ये वाला बड़ा वाला सेल को बोलते हैं बी से बड़ा, बी से वेजिटेटिव, बी से बड़ा, बी से वेजिटेटिव। तो ये कौन सा सेल हो गया आपका, वेजिटेटिव सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया, वेजिटेटिव सेल। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। कौन सा, इर्रेगुलर। किसका है ये, किसका न्यूक्लियस है ये है इर्रेगुलर न्यूक्लियस। किसका मैम, किसके अंदर है, वेजिटेटिव सेल के अंदर है, तो वेजिटेटिव सेल का ही न्यूक्लियस होगा। क्लियर है। और ये कौन सा हो गया आपका, ये मैम वही वाला, जी से जनरेटिव, जी से गैमीट। तो ये कौन सा सेल हो गया आपका, जेनरेटिव, जनरेटिव सेल। ये क्या करेगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। इतना क्लियर हो गया। ये है आपके पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। मैम एक चीज छूट गई, यहाँ पर आपने ये क्या गलती कर दी, यहाँ पर तो आपने एक्साइन को पूरा कवर ही नहीं किया। ये कैसे बनाया आप, आपको ड्राइंग नहीं आती। अरे भाई आती है। यहाँ पर मैंने ये जो स्पेस छोड़ा है, ये जहां पर दिख रहा है आपको कि कुछ भी नहीं बनाया मैम आपने, ये वाला स्पेस होता है जर्म पोर। क्या होता है, जर्म पोर। क्या होगा, जर्म पोर। जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, मैंने क्या बोला, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है उस जगह को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में नोट्स बनाने हैं सबको। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मैम हम तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे, नोट्स क्यों बनाना है, नहीं, साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स, जैसे भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स को बनाइए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, ये हटा दूं। चलिए तो देखिए पोलन ग्रेन्स के बारे में जानते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, समझा, सब कुछ दिया है। अब थोड़ा सा रिटन वाला पार्ट बता देते हैं। क्लियर है, क्या बताते हैं, रिटन वाला पार्ट बता देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, याद रखना पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, ये वो बॉडी है जो गैमीट का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है। तो पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, जल्दी बताइए। ये है मेल गैमेटोफाइट है। मतलब मैम गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता, अरे याद आया, गैमेटोफाइट तो वो होती है, हमने पढ़ा था 11th में, जो कि कैसी होती है प्लॉइडी में, एन, जो किसको बनाती है, किसको बनाती है, गैमीट को। तो ये गैमेटोफाइट क्या होती है, बॉडी विच फॉर्म गैमीट्स। क्या करती है ये, गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। तो याद रखना पोलन ग्रेन्स गैमीट नहीं है, गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये मेल हो गए फीमेल। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर मेल गैमीट बनते हैं। क्लियर है, पक्का हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन का शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो डायमीटर।
ठीक है। तो हम डायमीटर की बात करें पोलन ग्रेन की, तो वो कितने से कितने रेंज में होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर। कितने में होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर। इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। मैम ये क्या होता है माइक्रोमीटर? हमें नहीं पता है ना, हमें तो डर लगता है वैसे भी यूनिट से। अरे मैं बता देती हूँ भाई, इतना क्या डरना। 10⁻⁻6 मीटर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। तो समझ सकते हो, ऐसा मीटर लग गया पीछे तो बना दो 50 मीटर का, नहीं, उसके आगे क्या लगा है? माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻6 माइक्रो, मतलब 10⁻6 मीटर। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। अभी पढ़ा था मैंने कि पोलन ग्रेन में कितनी लेयर्स होती है? मैम याद आया कुछ, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, कुछ याद है? हाँ मैम बनाया था, आप भूल गई थी वहां पर एक जगह से, आपने पूरी नहीं बनाई थी, बनाया था। हाँ याद है। तो चलिए, तो वो क्या है? आउटर लेयर और इनर लेयर। तो कितनी लेयर होती है? 2 लेयर्ड होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। पहली है एक्साइन। क्या है? एक्साइन। तो एक्साइन क्या होती है बेटा? आउटर लेयर होती है। क्या होती है? आउटर लेयर। किसकी? आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। एक्साइन क्या होती है? आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। हाँ मैम पता है हमें। फिर दूसरी कौन सी होती है? मैम इनर लेयर। एक आउटर होगी तो दूसरी कौन सी होगी? इनर लेयर। इनर लेयर कौन सी होगी? इंटाइन होगी। कौन सी? इंटाइन। तो इंटाइन क्या होता है? इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर है सबको? चलो मैम समझ में आ गया इतना तो, बट कंफ्यूजन हो सकता है हमें कि कौन सी आउटर होती है कौन सी इनर होती है। हम तो नन्हे से बच्चे हैं ना, इतना याद नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, चलो मैं याद करा देती हूँ। देखो, ई से क्या है? एक्साइन। ई से क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर की तरफ, है ना। ई से क्या है? एक्साइन। ई से क्या होगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आउटर। क्लियर है? फिर दूसरा मैम इंटाइन। आई से इंटाइन, आई से इंटरनल। समझ में आया क्या सबको? तो ये क्या हो जाएगी? अंदर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर। समझ में आया? तो कितनी लेयर होती है? 2, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो बाहर वाली को क्या बोलेंगे? आउटर, जिसका नाम क्या है? एक्साइन। और अंदर वाली को क्या बोलेंगे? इंटाइन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। मना कब किया मैंने? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए क्या बोल रहा है एक्साइन के बारे में? एक्साइन द हार्डेस्ट, एक्साइन द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। मैम ये क्या होता है कि आपकी जो एक्साइन है वो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। तो दिख रहा है एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिन से। भाई लेयर है तो किसी से तो बनेगी ना, तो किससे बनी है? स्पोरोपोलिन से। अब बात आती है मैम स्पोरोपोलिन क्या होता है, तो देखते हैं स्पोरोपोलिन क्या होता है। स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मैम इसमें हमें क्या याद रखना? पहले तो यही पॉइंट याद रखो कि ये क्या है? क्या है ये? ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। कैसा है? मोस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इसके ऊपर किसी का असर नहीं होता है। क्लियर है? ये कैसा है? बोलते करते रहो जो करना है, मेरे को फर्क पड़ना ही नहीं है। क्लियर है? तो जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको भी ये होना चाहिए, आ जाओ, कोई कितने आना है, कितने लोग आ रहे हो, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आते जाओ, मेरे को फर्क पड़ना ही नहीं है। मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगी। क्लियर है? तो सेम ऐसा है, ये है। तो ये बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट हूं, कोई आ जाए कोई चले जाए, मेरे ऊपर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं कैसा हूं? मैं ऑर्गेनिक हूं। कैसा हूं? ऑर्गेनिक हूं। इट कैन विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर।
कितनी ही गर्मी हो, एसी नहीं भी चल रही हो, पंखा नहीं भी चल रहा हो, अगर मेरा लेक्चर चल रहा तो आप बोलोगे नहीं मेरे को तो पढ़ना है, ठीक है थोड़ी गर्मी लग रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ना, मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर्स पे भी क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का भी इस पे कोई असर नहीं होता, ना ही एल्कली, एल्कली का मतलब बेस, ठीक है, ना ही किसी बेस का असर होता है, ना ही किसी एसिड का असर होता है, ना ही हाई टेम्परेचर का असर होता है। तो आपको भी स्पोरोपोलिनेन जैसे बनना है, क्लियर है। चले आगे, तो चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, देखो इतना तो छोड़ो, इसके ऊपर एंजाइम का असर भी नहीं होता है, तो क्या बोल रहे हैं, नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट्स स्पोरोपोलिनेन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पता जो किसको डिग्रेडेट कर सके, स्पोरोपोलिनेन को डिग्रेडेट कर सके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। जहां पे मैं भूल गई थी रेड लेयर बनाना, आप बोल रहे थे मैम आपने तो लेयर बनाना भूल गए, तो क्या मैं भूली थी, नहीं भूली थी ना। क्यों नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि उस लेयर को मैंने एक नाम दिया था, उसका नामकरण किया था, जिसका नाम क्या था, जर्म पोर था, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये पॉइंट, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स। तो ये बिल्कुल मत बोलना कि मैम एक ही होगा, नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स, वेयर स्पोरोपोलिनेन इज एब्सेंट। तो जर्म पोर क्या होता है, एक्साइन की लेयर जहां पर एक्साइन क्या हो, एब्सेंट हो, या स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट हो, या सीधा ये बोलो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जहां पर एब्सेंट होती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, क्लियर है। तो क्या है, पोलन ग्रेन की वो पार्ट, वो अपर्चर को जर्म पोर कहते हैं जहां पर स्पोरोपोलिनेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। मैंने बोला था ना आपका फ्यूचर ब्राइट है, अगर आप क्या नहीं होगे, किसी से अफेक्ट नहीं होगे, तो आपको आगे तक याद रखा जाएगा, क्लियर है। तो सेम वैसे यहाँ पर हो रहा है कि पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, फॉसिल के जैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इस पे टेक्सोनॉमी में इसका यूज करते हैं, इसका फॉसिलाइजेशन का, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इस पे कौन प्रेजेंट है, स्पोरोपोलिनेन, तो ये डिग्रेड नहीं होता और काफी टाइम तक ये पड़ा रहता है, अगर मिट्टी में है तो मिट्टी में पड़ा रहेगा, क्लियर है। तो क्या होगा, फिर एक आएगा साइंटिस्ट है ना, वो खोदेगा मिट्टी को और वहां पर उसको क्या मिल जाएंगे, पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे, जिसका अभी पेड़ शायद जो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर वो यहाँ दिमाग लगाएगा, फिर उस पर क्या करेगा, कार्बन डेटिंग करेगा, अरे ये तो नई स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, अभी तो ये स्पीसीज है नहीं पर ये स्पीसीज थी, क्योंकि कार्बन डेटिंग से उसका टाइम भी पता चल जाएगा, तो बताएंगे कि इतने टाइम पहले वो स्पीसीज थी जो अब नहीं है, ठीक है। तो उसके हमको क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं इसके, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्लियर है, पक्का पक्का। चलो आगे बढ़े क्या, चलिए। तो आगे क्या बोल रहे हैं, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड द इंटाइन। मैंने अभी बताया था, आई से इनर, आई से इंटाइन, क्लियर है। तो आई से इनर, आई से इंटाइन, तो इनर वॉल या इंटरनल वॉल को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, क्या, इनर वॉल, आई से इनर, आई से इंटाइन, ठीक है, पक्का पक्का। चलिए, तो मैम आपने वो तो बता दिया कि एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनेन से बनी होती है, हाँ हाँ मैंने बताया, बट मैम आपने तो इंटाइन के बारे में तो बताया नहीं, बता देती हूँ, अब भी बता रही हूँ। तो इंटाइन जो होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। मैम सेल्यूलोज और पेक्टिन 11th क्लास में हमने पढ़ा था, 11th क्लास में सेल्यूलोज पेक्टिन पढ़ा था कि ये तो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, हाँ हाँ ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो आपकी इंटाइन जो होती है इज अ थिन, कैसी लेयर है, थिन लेयर है, पहला पॉइंट। तो कैसा है, थिन है। फिर क्या है मैम, कंटिन्यूअस है, क्या आपकी एक्साइन जो थी वो कंटिन्यूअस थी, नहीं, जहां पर वो डिसकंटिन्यू हुई थी उसी पार्ट को तो हमने जर्म पोर बोला था। और ये कैसी है, कंटिन्यू है। तो ये कैसी है, थिन है, कंटिन्यूअस लेयर है, कैसी है, कंटिन्यूअस लेयर है, क्लियर है। किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड
पेक्टिन। किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। तो ये आपके क्या हो गए? पॉलीसैकेराइड। ये क्या हो गए? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके? पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है? बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं अपन। चलिए आगे बढ़े। तो आगे क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या हो गया? मैच्योर हो गया। इट कंटेन्स 2 सेल्स। कितने सेल्स होते हैं इसमें? 2 सेल्स होते हैं। मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन में कितने सेल्स होते हैं? 2। हाँ मैंने बताया था, पहला वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव। बड़ा वाला बी से बड़ा, बी से वेजिटेटिव, छोटा वाला जनरेटिव। क्लियर है? तो पहला कौन सा है? वेजिटेटिव सेल है। एंड जनरेटिव सेल, कितने सेल्स होते हैं? मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है जनरेटिव। ठीक है मैम। नेक्स्ट, द जनरेटिव सेल इज बिगर। मैंने फिर बोला था V से वेजिटेटिव, B से बिगर। हाँ, ये मत बोला मैम ये तो V है और ये B है, मैं सिर्फ याद रखने का तरीका बता रही हूँ। क्लियर है? तो वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, बड़ा होता है। फिर हैज अबंडेंट फूड, मैंने बताया था। फिर बी से वेजिटेटिव, वी से वेजिटेबल। वेजिटेबल का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या होता है? अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। क्या होता है? हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अ लार्ज, मैम ये भी तो बता दिया था आपने पहले, फिर तक क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने बताया था लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस भी होता है। बताया था कि नहीं बताया? तो ठीक है, वेजिटेटिव सेल के बारे में क्या क्या याद रखना? चलो, बी से बिगर याद है, वी से वेजिटेटिव, वी से बिगर। ओके हो गया। फिर क्या है? बी से वेजिटेबल, वी से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मतलब फूड रिजर्व्ड होता है। ओके समझ में आ गया। इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। तो 3 पॉइंट याद हो गए इसके। ठीक है, आगे बढ़े। तो याद रखने के लिए और बोल सकते हैं, क्या होता है? बिगर होता है, ठीक है, और क्या होता है? फूड रिजर्व होता है इसमें, और क्या होता है? लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, इरेगुलर शेप, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। दिमाग में फिट हो गया? क्लियर है? निकलेगा तो नहीं है बाहर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, बोला था जनरेटिव सेल कैसी होती है? स्मॉल होती है। क्लियर है? एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और कहाँ फ्लोट करती है? किसके साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में कौन फ्लोट करती है? जनरेटिव सेल। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ, कैसा शेप होता है इसका? स्पिंडल शेप होता है, विथ डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। एंड अ न्यूक्लियस, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इसमें डिवीजन होगा और क्या बनेंगे? 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। आगे बोल रहा है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब किसकी बात कर दी मैम? ये अरे फ्लावरिंग प्लांट की बात की। ये तो किसकी? फ्लावरिंग प्लांट की। किसकी बात की? फ्लावरिंग प्लांट, है ना? एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। किस स्टेज में? 2 सेल्ड स्टेज में। किस सेल्ड स्टेज में? 2 सेल्ड स्टेज में। क्लियर है? पक्का? चलिए तो आगे बोल रहा है इन द रिमेनिंग स्पीसीज, मतलब बाकी बची हुई स्पीसीज 40% स्पीसीज में द जनरेटिव सेल, वहां पे कितने सेल थे? सिर्फ 2 थे। कौन कौन से? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? जो रिमेनिंग 40% स्पीसीज है, रिमेनिंग स्पीसीज मतलब 40%, कितनी स्पीसीज? 40%, है ना? ये जो 40% स्पीसीज है, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। हाँ मैम, हमें तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा।
अरे भाई इतना क्या परेशान हो ना, बताया था स्पोरोजेनस टिश्यू है तो वो कैसे होंगे, 2n होंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे होंगे, 2n। तो पोलन मदर सेल भी कैसी होगी, 2n। ठीक है, पोलन मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस हुई थी। मियोसिस होके कितने वो बने थे, 4। इनको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर मदर्स, सॉरी माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये क्या बन गए थे आपके, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इनकी क्या होगी प्लॉइडी, जल्दी बता दो। अरे मैम एन होगी ना, क्यों, क्योंकि मैं आपने क्या कराया है यहाँ पर, मियोसिस कराया। तो मियोसिस को तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो अगर पोलन मदर सेल या और माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर 2n है और उसमें मियोसिस हो रही है तो जो बनेंगे सेल वो कैसे होंगे, n। अब इसमें आप क्या मियोसिस करा सकते हो फिर से, नहीं भाई, मियोसिस तो रिडक्शन डिवीजन होता। तो क्या आप जो नए सेल बनाओगे वो n/2 बनाओगे, घोर पाप, ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करना। क्लियर है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस होके क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। अब मैम आपने बोल दिया कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कैसी स्टेज होती है, ये वाली स्टेज होती है, ऐसा दिखता है जिसमें, है ना, एक बड़ा सा और एक छोटा सा। ठीक है, ये 2 सेल्ड स्टेज हो गई जो कि 60% में है। बाकी जो 40% है उसमें तो मैम ऐसा वाला होता है। ये कितना है, 60% वाली स्पीसीज की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर है, बाकी जो, ये हटा दूं, थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, ये हटा देती हूँ, याद है ना आपको। तो चलिए, तो यहां पर देखिए, बाकी जो 40% स्पीसीज थी वो कैसी थी, उसमें क्या हो रहा था आपका, जो जो जनरेटिव सेल था वो क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो एक सेल तो ये बन गया और यहाँ पर 2 मेल गैमीट बन गए, ये क्या हो गया, 2 मेल गैमीट। तो अब कितनी सेल स्टेज हो गई, कितनी सेल स्टेज हुई, जल्दी बताओ मैम। 3 दिख रहे हैं हम तो, 1 2 3, तो कितने सेल स्टेज दिख रही है, 3 सेल स्टेज दिख रही है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है वो 40% में प्रेजेंट होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, माइटोसिस ही तो होगी। जब इसमें डिवीजन हुआ होगा तो माइटोसिस ही तो होगी, मियोसिस तो नहीं होगा। मियोसिस होगा तो आप n/2 करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है, तो क्या होगा वहां पर भी, माइटोसिस। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज सीवियर एलर्जीज। तो एलर्जीज का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अपन ज्ञान का प्रदर्शन कर लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, है ना, एलर्जी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी मटेरियल को लेकर, वो खाने का भी हो सकता है, धूल भी हो सकता है, धुआं भी हो सकता है, कुछ भी, है ना, अगर उसके लिए आप ओवर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्लियर है, ओवर रिस्पॉन्ड तो करते हैं, हम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, बट कोई अगर ओवर रिस्पॉन्स कर रहा है उसके लिए तो उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं ना, सेंसिटिव बच्चा है, हर चीज से दिक्कत हो जाती है, मैं भी हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी। एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, मतलब क्या होता है, इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मैम क्रोनिक का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं हमने पढ़ा था क्रोनिक और कहीं पढ़ा था एक्यूट। क्रोनिक का मतलब होता है जो डिसीज काफी लंबे टाइम तक चलती है। क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और कुछ होता है जो कम टाइम तक रहती है, उन डिसीज को एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ टाइम तक है, आपने मेडिसिन ली और खत्म हो गई, बट कुछ ऐसी है काफी लंबे समय तक चलते जा रही है, आप बोलोगे कब जाएगी मेरी जिंदगी से ये, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज। क्लियर है, तो ठीक है, क्रोनिक डिसीज मतलब अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होते हैं, पोलन ग्रेन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, एलर्जी है ये। क्लियर है, तो मैम ब्रोंकाइटिस का मतलब अस्थमा तो हमें पता है, उसमें करते हैं, वीजिंग साउंड निकलता है, हाँ ये तो समझ में आया। मैम ये ब्रोंकाइटिस क्या होता है, देखो जहां पर भी टिस वर्ड लग गया आखिरी में तो उसके आगे वाले के नाम के साथ उसमें इन्फ्लामेशन जोड़ दो। क्लियर है, कहीं भी टिस वर्ड जुड़ा है मतलब उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। आगे कौन सा वर्ड जुड़ा है,
ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंक्यूल, है ना। तो यहाँ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ट्यूब में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्लियर हो गया, पक्का। चले आगे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है ये देखिए, अभी इतनी सारी बात करी पोलन ग्रेन्स की। मैम कितना पोलन ग्रेन्स, मैम आपने पोलन ग्रेन्स देखे हैं क्या? हाँ मैंने तो देखे, आपने नहीं देखे? अरे देखे भाई, अरे वो जो मम्मी बोलती है ना सुबह सुबह माता जी नवदुर्गा के टाइम पे, है ना, वो जासून का फूल तोड़ के ले आओ बेटा। आप बोले कि मम्मा मैं नहीं जा रहा अभी सुबह सुबह, आप इतनी जल्दी भी जा रहे हो। फिर बोलते ठीक है, नहीं तो माता जी गुस्सा हो जाएगी, फिर श्राप दे देगी। एक काम करते तोड़ के ले आते और फिर हम ना जल चढ़ाने भी चले जाएंगे, ऐसे बोलते हो, है ना, हम माता रानी पे जल चढ़ाना रहेगा ना, ठीक है। तो अब जब उसको तोड़ते हो, तो जब तोड़ा तो देखोगे आपके हाथ पे येलो येलो पाउडर लग जाता है। आप बोलते हैं यार ये क्या लग गया, गंदगी सी लग गई। वही तो पोलन ग्रेन है। वो क्या है, उस हिबिस्कस या चाइना रोज के पोलन ग्रेन्स हैं। क्या है, पोलन ग्रेन्स। तो आपने भी देखे, मैंने भी देखे। क्लियर है, पक्का। चलिए, तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोलन ग्रेन किस में रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, क्वालिटी होती है। क्लियर है। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर। काफी ज्यादा पोलन प्रोडक्ट्स का यूज किया जा रहा है आजकल। ठीक है, पोलन टैबलेट्स ली जा रही है, पोलन साइरप्स लिए जा रहे हैं अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए। क्लियर है। तो देखिए, इट हैज बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स। किसका यूज कर रहे हैं, पोलन टैबलेट्स का यूज करते हैं। क्लियर है। और किसका यूज करते हैं मैम, एज अ फूड सप्लीमेंट। किसके जैसे, फूड सप्लीमेंट्स के। तो आप जो ऐसे बोलते हैं ना मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो वैसे ही क्या खाते हैं, पोलन टैबलेट्स। किसके लिए, फूड सप्लीमेंट के लिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज, कहां पर, वेस्टर्न कंट्रीज में, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे भी होने लगे, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। किसके फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, एंड साइरप्स। किसके फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में एंड साइरप्स के फॉर्म में अवेलेबल है। कहां पर, मार्केट में। ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं, बट ऐसे कुछ भी नहीं लेना रहता है। हो सकता है आपको उससे हाइपर सेंसिटिविटी हो, एलर्जी हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कुछ भी नहीं खा लेना रहता है। ठीक है, कि फूड सप्लीमेंट है, अच्छा है, ये ऐड देख लिया, वो ऐड देख लिया, काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है, ठीक है, जो ऐड कर रही है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है या दिख रहा है, तो हम भी ले लेते हैं, नहीं, है ना। उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी चीज़ नहीं लेनी होती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। पोलन consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। अरे भाई ये क्या बात हो गई, पोलन कंजप्शन से क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, एनहेंस हो जाती है, स्टेमिना बूस्ट हो जाता है। तो अब जो दौड़ रहे हैं तो ज़्यादा दौड़ सकते हैं। ठीक है, वहीं पर जो हॉर्सेस होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, उनको भी क्या देते हैं, पोलन देते हैं, है ना। पोलन कंजप्शन कराते हैं जिसकी वजह से उनकी क्या बढ़ जाए, उनका ज़्यादा वो दौड़ पाए, रेस में जल्दी दौड़ पाए, स्टेमिना उनका बढ़ जाए। क्लियर है, पक्का। चलिए, तो ये देखिए, ये कुछ अपने एनसीईआरटी के इमेजेस हैं जो आपने कभी नज़र डाली होगी उस पर, तो आपको दिखे होंगे। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ मैम, अभी तो आए हम 12th में, तो मैं कब बोल रही हूँ, बट एक बार जब बुक लेकर आते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे पलटते भी तो है उसको, तो पलटा होगा तो ये दिखा होगा। हाँ, तो ये वही वाली इमेज है। देखिए आपको दिख रहा है, ये क्या है, शेक है, क्रीम है, ठीक है, ये क्या है आपका पोलन एक्सट्रैक्ट पाउडर है। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे पोलन के प्रोडक्ट्स है। क्लियर है, जो कहाँ से निकाले हैं आपने, बीज से। बीज जब लेती है तो ये क्या करते हैं, पोलन प्रोडक्ट्स है। बीज पोलन फ्रॉम द इंग्लैंड, जो भी है, बट ये क्या है, पोलन प्रोडक्ट्स है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है पोलन बायबिलिटी। मैडम ये वर्ड क्या होता है, बायबिलिटी का मतलब, हाँ तो मैं बताती हूँ बायबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन बायबल is the highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। ठीक है, तो वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप में ताकत है कि नहीं, आप क्या कर सको, पॉलिनेट कर सको, आप पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सको।
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बायोबिलिटी क्या होती है कि ऐसा नहीं कि सभी की बायोबिलिटी सेम होगी, है ना, इतने सारे प्लांट्स, इसका मतलब ये नहीं कि सब बायोबल एक ही टाइम के लिए होंगे, नहीं, हर एक पोलन की बायोबिलिटी अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? वो डिफर करता है उस स्पीसीज पर। क्लियर है? ठीक है, और ये अफेक्ट भी हो जाती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज बायोबिलिटी विथिन 30 सेकेंड्स। ठीक है, जैसे क्या हुआ, डायसेंस हुआ, पोलन्स निकले कहाँ से, एंथर से। एंथर से निकलने के बाद अगर 30 मिनट तक, ठीक है, 30 मिनट तक अगर वो जाके लैंड कर जाते हैं, कहाँ पर लैंड कर जाते हैं आपके, कहाँ पर, स्टिग्मा पर, तो पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब तब तक तो वो बायोबल है, उसके बाद पॉलिनेशन हो गया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर बेचारा भटकता रहा, उसको नहीं मिली उसकी स्टिग्मा, उसकी पत्नी, तो क्या होगा, अब पोलन ग्रेन क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अब काम का नहीं है, होगा तो प्रेजेंट पर वो काम का नहीं है, मतलब वो क्या नहीं करा सकता, पॉलिनेशन नहीं, पॉलिनेशन तो हो जाएगा, पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो क्या है, तो आपकी वीट और ये हो गया, इनकी जो वायबिलिटी है वो कितनी है, 30 मिनट से, कितनी मिनट है, 30 मिनट, व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट एंड राइस। ठीक है, वहीं पे ऑफन देयर रिलीज एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। ठीक है, तो रोजिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इन फैमिली के मेंबर्स, इन फैमिली की जो मेंबर्स होते हैं, स्पीसीज होती है, वो उनके पोलन निकलते हैं जैसे ही वो कुछ मंथ तक वायबल रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं है कि अगर 30 मिनट के अंदर ही आपको पहुंचना है वहां पे और जर्मिनेट करना है, ये कुछ मंथ तक वायबल रहते हैं, मतलब इनके पास क्या होती है, पोलन जर्मिनेशन की पावर होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, तो और देख लेते क्या बोल रहे हैं। यू मे हैव हर्ड फॉर स्टोरिंग सीमन / sperm of many animals including humans for artificial insemination। इसको हम क्या बोलते हैं, AI। हाँ, वो वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला AI। क्लियर है? तो क्या होता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कई लोग रहते हैं कि काफ़ी लेट अपना बेबी प्लान कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं ना, तो ये सब कुछ बहुत नाटक में चलने लगा, तो बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही मैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके सीमन्स है, मेल का जो सीमन है और जो स्पर्म्स है, उसको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, कैसे, टेस्ट ट्यूब में, मतलब उसको आप स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? और उसको फिर बाद में यूज़ किया जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है ना मेल और फीमेल में। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो कंसीव नहीं कर पाते उस टाइम में, या उनको बाद में बेबी प्लान करना है, जो भी रीज़न होगा उनका, या तो कैरियर रीज़न हो सकता है, हेल्थ रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस रीज़न की वजह से क्या करते हैं, वो उसको स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, कि हमें जब बेबी प्लान करना रहेगा तो हम इस सीमन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स, ऐसा पोलन ग्रेन्स के लिए भी पॉसिबल है, हम पोलन ग्रेन को भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। किस में स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पोलन ग्रेन्स को अगर लिक्विड नाइट्रोजन या फ्रोजन में रख रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स। ठीक है, तो जहां पर इन पोलन ग्रेन को स्टोर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जैसे हम ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, जहां पर ब्लड रहता है, ब्लड को स्टोर करते हैं। क्लियर है, कि जब नीड लगे तो वहां से ब्लड ले सके, वैसे ही पोलन बैंक किसको बोलते हैं, जहां पर
पोलन को स्टोर किया जाता है, जैसे सीड बैंक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो सीड बैंक्स क्या होते हैं? जहां पर सीड को स्टोर किया जाता है कि नए सीजन में जब वो उस सीड की उसकी क्रॉप लगेगी तो सीड की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीड को कहाँ भेज दिया जाएगा? मार्केट में, और मार्केट से क्या करेंगे? फिर फार्मर्स उसे लेंगे और फिर उसकी कल्टीवेशन करेंगे। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जैसे सीड बैंक्स होते हैं जहां पर सीड्स को रखा जाता है, वैसे ही पोलन बैंक्स होते हैं जहां पर पोलन को स्टोर किया जाता है। इतना क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका पिस्टल। क्या है? पिस्टल। तो पिस्टल क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि पिस्टल क्या होता है। तो पिस्टल क्या होता है जल्दी बता दीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पार्ट, है ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट, मैं क्या बोल दूं? पार्ट बोल देती हूँ। क्लियर है? क्या बोल दूं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टल। मैम आपने कुछ और भी बोला था, मैंने और बोला था कार्पिल, उसको और क्या बोल सकते हैं? कार्पिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिस्टल या कार्पिल क्या होता है समझ में आ गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर है? इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो अपन देखेंगे। कुछ याद है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, याद है? तो वही वाला। ठीक है, तो देखते हैं गाइनोशियम क्या होता है। गाइनोशियम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट्स करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो मैम अभी तो आपने बोला कि पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हाँ भाई, तो जो गाइनोशियम होता है उसी के तो क्या होते हैं, सपोज इस पूरी पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? गाइनोशियम। ठीक है, बट गाइनोशियम में पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हो सकता है एक पिस्टल हो, एक से ज्यादा पिस्टल हो, ऐसी वाली कंडीशन भी तो हो सकती है। ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है कि एक से ज्यादा क्या हो, यहाँ पर पिस्टल हो, तो इसे हम गाइनोशियम बोलेंगे। और हर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पिल। तो क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अभी बोला, हो सकता है गाइनोशियम एक ही, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक ही पिस्टल हो सकता है एक से ज्यादा हो। क्लियर है? तो देखिए, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब सिंगल, कार्पिलरी मतलब कार्पल, है ना? पिस्टल को और क्या बोल सकते हैं? कार्पल बोल सकते हैं। तो अगर सिर्फ एक ही पिस्टल या कार्पल है तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। ठीक है, और में है मोर देन वन। हो सकता है एक से ज्यादा पिस्टल हो, है ना? हो सकता है 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोर देन वन को या 2 को क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पल। मोर देन 2 या एक से ज्यादा को क्या बोलेंगे हम? मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। तो ये क्या होगा? मोर देन वन कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है। देखो मैं बताती हूँ कैसे। तो ये वाली कंडीशन तो हो गई आपकी क्या? है ना? सपोज जैसे मैं बताती हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये आपके क्या हो गए? मेल, है ना? और ये फीमेल। आप पूरा ना ही बनाऊं तो बेहतर है। मन कहाँ मानता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? ये कौन सी कंडीशन हो गई? मोनोकार्पिलरी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कितना? एक ही गाइनोशियम, मतलब गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही क्या दिख रहा है आपको? पिस्टल दिख रहा है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल तो दोनों है, मतलब मोनोकार्पिलरी वाली कंडीशन हो गई। क्लियर है? अब मल्टीकार्पिलरी वाली कंडीशन कैसी होती है बात करते हैं उसके बारे में। तो चलो मल्टीकार्पिलरी बनाते हैं। मैम पिंक से बनाइए ना, पिंक बहुत दिन से यूज नहीं किया। चलिए तो बनाते हैं। ये तो हो गई आपकी एक। ठीक है,
ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो ये देखो आपको एक से ज्यादा दिख रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी। क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। क्लियर है, समझ में आया। तो मोनोकार्पिलरी मतलब सिंगल पिस्टल, मल्टी मतलब एक से ज्यादा पिस्टल होना। क्लियर है। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर। हो सकता है कि पिस्टल अगर एक से ज्यादा, एक है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो क्या उसमें किससे फ्यूज होगा। अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो हो सकता है वो क्या हो, फ्यूज्ड हो आपस में। ठीक है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। ठीक है, वहीं पर और मे बी फ्री, मे बी फ्री, फ्री मतलब अवे, है ना, एक दूसरे से दूर। तो ए से क्या है, अपोकार्पस, और ए से याद रखना अवे। ए से क्या है, अपे एपोकार्पस, और ए से याद रखना अवे। तो ये क्या है, एक दूसरे से अवे है। अवे मतलब दूर है, क्या है, दूर है, मतलब फ्यूज नहीं है, मतलब फ्यूज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन जिसमें पिस्टल्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपोकार्पिलरी। ठीक है, एपोकार्पस। ठीक है, ए से एपो, ए से अवे, अवे का मतलब दूर, दूर का मतलब अलग अलग। क्लियर है। वहीं पर सिनकार्पस, सिनकार्पस, सिन मतलब सेम या साथ। ठीक है, तो साथ साथ है तो क्या हो जाएगा आपका, साथ साथ में है तो क्या हो जाएगा, फ्यूज है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, सिनकार्पस कंडीशन। क्या हो जाएगा, सिनकार्पस कंडीशन। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। चलिए तो देखते हैं, आपको पिस्टल की अभी बात करी थी, तो पिस्टल जो होता है वो 3 पार्ट से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो आपकी पिस्टल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टिग्मा से फिर स्टाइल मारते हुए कहाँ पर, ओवेरी में। ठीक है, तो देखिए स्टिग्मा हो गया पहला पार्ट, दूसरा क्या हो गया, स्टाइल, और तीसरा ओवेरी। क्लियर है, पक्का। चलिए, तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा ये है, क्या है, ये है। तो क्या होगा, अभी देखिए ये आ रहा है पोलन ग्रेन। क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन। ठीक है, चलिए मैम ऐसा थोड़ा ना होता है पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा। तो आया पोलन ग्रेन, तो उसको लैंड होने के लिए जगह तो चाहिए, तो ये क्या, स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करेगा उसको, प्लेटफॉर्म। क्या प्रोवाइड करेगा, प्लेटफॉर्म। किसके लिए मैम, लैंडिंग के लिए। किसके लिए, लैंडिंग के लिए। तो देखिए स्टिग्मा क्या करता है, सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। किसको, पोलन ग्रेन को लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या आ गई, स्टाइल। क्या आ गई, स्टाइल। तो स्टाइल क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो देख बात करते हैं, स्टाइल क्या होता है, द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। ऐसा पार्ट होता है, तो ये क्या है, सिलेंडर पार्ट ही तो है। तो ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा ना, पूरा ऐसा वाला पार्ट होगा ना बेटा। देखिए इसको ही तो क्या बोलते हैं, सिलेंडर, है ना। तो क्या हो गया आपका, ये सिलेंडर वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, द इलोंगेटेड मतलब लंबा सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। किसके नीचे, स्टिग्मा के नीचे। क्लियर है। तो स्टाइल क्या हो गया, समझ में आ गया। अब आती है थर्ड वाला पार्ट, दैट इज ओवरी। ओवरी क्या होता है, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। मैम अभी नहीं समझ में आया हमें, एक बार आप डायग्राम बना के बताइए ना खुद से। चलिए बना देते हैं आपके लिए सब कुछ। ये देखिए, ये तो क्या हो गया आपका, स्टिग्मा, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद बनाते हैं स्टाइल। क्या बनाएंगे, स्टाइल। तो ये हो गया आपका स्टाइल। क्या हो गया, स्टाइल। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, और अच्छे से बनाओ ना मैम। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, अब ये लग रहा है कि प्लेटफॉर्म है जिसपे कौन आके रुकेगी, पोलन ग्रेन रुकेंगे। ये क्या हो गई, स्टाइल। क्या हो गई, स्टाइल। ओवरी का क्या होता था, बल्जिंग पार्ट। क्या होता था, बल्ज पार्ट। ठीक है, तो देखिए होगा क्या,
सपोज इसी फ्लावर में, ये फ्लावर है ना, तो इसी फ्लावर में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टेमन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्टेमन, थैलेमस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एंथर, क्या हो गए, एंथर, ठीक है। तो इस एंथर में क्या हुई, बस्टिंग हुई और यहाँ से क्या निकले, पोलन ग्रेन्स निकले। क्या निकले, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो मैं पोलन ग्रेन्स निकाल देती हूँ मैम, ये आ गया पोलन ग्रेन्स, तो ये क्या हो गए, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन को यहाँ तक पहुँचने के लिए लैंडिंग होना ज़रूरी है ना, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये है आपका स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा। हाँ ठीक है मैम, समझ में आ गया। मैम ये क्या था, ये स्टाइल मार रही है, क्या है, स्टाइल मार रही है, तो ये क्या है, स्टाइल, ठीक है। और ये मैम बल्जिंग पार्ट क्या है, ओवेरी, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं आपका, पिस्टिल। क्या बनाते हैं, पिस्टिल, ठीक है। तो समझ में आया क्या कौन सा पार्ट होता है, तो देखिए, खुद ही देखिए, ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, जहां पर क्या आएंगे, यहाँ पर कौन आएंगे, पोलन ग्रेन्स, कौन आएंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सपोज चेंज क्यों नहीं हो रहा कलर, हाँ आ गया, डर गया बेचारा, ठीक है। तो देखिए ये क्या आएंगे, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के लिए क्या प्लेटफॉर्म सर्व कर रहा है, कौन, एस से स्टिग्मा, एस से सर्व, एस से स्टिग्मा, एस से सर्व, और सर्व क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म, किसके लिए, पोलन ग्रेन की लैंडिंग के लिए। ओके मैम, समझ में आ गया। अब देखिए येलो वाला पार्ट, देखिए येलो वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है मैम, लंबा सा दिख रहा है, इलोंगेटेड दिख रहा है और सिलेंड्रिकल दिख रहा है। भाई 3D है ना, ऐसा नहीं, ये मैंने 2D बनाया, बट ये 3D है, तो आपको कैसे सिलेंडर दिखेगा, तो ये क्या दिख रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। मैम फिर नीचे देखो, ऐसा बल्ज सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा फैला हुआ सा, वो क्या है, ओवरी, क्या है, ओवरी। तो समझ में आ गया। ये देखिए मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है, ये क्या है, स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है, ये देखिए स्टिग्मा है, देन स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी, और नीचे क्या है, थैलेमस। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, थैलेमस, या और क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल। क्या बोलेंगे, रिसेप्टिकल हो गया। समझ में आया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम आ गया, हाँ तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ। चलिए तो आते हैं इनसाइड। इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी। चलिए मैम, ओवेरियन कैविटी क्या होती है बात करते हैं थोड़ा सा। अभी बनाया था, पूरा स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं एक बार। ये हो गया मैम, ठीक है। रेड से बनाया था मैम पहले आपने, कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अभी हम वाइट से बना रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट था आपका, ये तो ओवरी था। क्या था, ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर कैविटी दिख रही कि नहीं, ये क्या है, कैविटी है। क्या है, कैविटी है। किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर। तो क्या कहलाएगी, ओवेरियन कैविटी। क्या कहलाएगी, ओवेरियन कैविटी। क्या समझ में आया। तो ये क्या हो गई, ओवेरियन कैविटी। इतना क्लियर है पहले, चलो ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिसे और क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। इतना समझ में आया। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। मैम अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, बात करते हैं इसकी। चलिए, ये तो ओवेरियन कैविटी हो गई, अभी मैं उसको हटा देती हूँ थोड़ा सा। चलिए, ये होता है आपका प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा, ठीक है। जहां पर जुड़े हुए हैं आपके ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये ओवरी हो गई, क्लियर है। ये ओवेरियन कैविटी हो गई। क्या हो गई, ओवेरियन कैविटी हो गई। ये क्या हो गया, व्हाइट वाला, ये हो गया आपका प्लेसेंटा। क्या हो गया, प्लेसेंटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओवेरियन कैविटी, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, ओवेरियन कैविटी, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन यू स्टडीड इन क्लास 11th। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर, मॉर्फोलॉजी में, प्लेसेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़े होंगे। तो वहां पर ये बता रहे कि प्लेसेंटा क्या होता है, रिकॉल करो, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अराइजिंग फ्रॉम, क्या बोल रहा है,
arising from the placenta are the megasporangia। ठीक है, तो यहां से प्लेसेंटा से क्या राइज कर रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गए आपके ओव्यूल्स, क्या हो गए, हाँ हाँ ये हो गए ओव्यूल्स। और क्या बोलते हैं इसको, मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। हो सकता है एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो। मैंने इतने सारे बनाए, जरूरी है कि इतने सारे होना है, हो सकता है एक हो सकता है 4 हो सकता है 10 हो सकता है 50 हो, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, मतलब जैसे वीट में है ना, तो वीट में एक ही होता है, पूरी उसकी बात नहीं कर रही मैं, एक की बात कर रही हूँ उसमें से। क्लियर है, तो वीट में 1, पैडी मतलब राइस, ठीक है, मैंगो आम, इन सब में क्या होते हैं 1 ओव्यूल्स। टू मैनी, बहुत सारे, ऐसे कुछ है जिसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे पपाया में कितने होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। वाटरमेलन में बहुत सारे होते हैं, ऑर्किड्स में बहुत सारे होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो हो सकता है कुछ में एक ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो सकता है एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो। तो एक ओव्यूल किस में होते हैं, वीट में, राइस में। क्लियर है, मतलब पैडी में, मैंगो में। देखो सबके अंदर एक ही गुठली निकल रही है ना, बीट मैम उसमें तो गुठली रहती नहीं है, अरे भाई एक ही बीज होता है ना, फिर उसके बाद राइस, ठीक है, फिर मैंगो, ठीक है, इनमें सब में एक एक। फिर कैसे याद रखना है, फिर मैम पपाया याद आया है दिमाग में, तो पपाया में बहुत सारे काले काले बीज निकलते हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, वाटरमेलन रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 1 ओव्यूल वाली कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, देखिए मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल की बात करते हैं अपन। तो ओव्यूल क्या होता है, द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है किससे, प्लेसेंटा से। अभी यहां पर अटैच किया, देखो प्लेसेंटा से अटैच है कि नहीं, देखिए ये देखिए, ये प्लेसेंटा है व्हाइट वाला, उससे क्या अटैच्ड है, ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स कैसे, स्मॉल स्ट्रक्चर है, क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर जो किससे अटैच्ड है, प्लेसेंटा से। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए, तो क्या बोला उन्होंने, समझ में आ गया मैम। स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहां पर अटैच रहते हैं, प्लेसेंटा से। फिर क्या बोल रहे हैं, द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर्स अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, अब बात आती है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये हटा दूं मैं, जूम करते हैं, जूमिंग पे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ मैं माइक्रोस्कोप बन जाती हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये सपोज ये प्लेसेंटा है आपका, ये क्या है, प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा पे क्या लगे हुए हैं आपके, ओव्यूल्स। क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया आपके ओव्यूल्स। ठीक है, हो गए। तो मैम ये देखो, यहाँ पर ये प्लेसेंटा वाइट वाला है, वो सब एक ही है, ये वाइट है ना, नहीं तो बोलो मैम ये अलग से कहाँ से आ गया, ये वाइट वाला क्या हो गया, प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या हो गया, ओव्यूल, ये क्या हो गया, ओव्यूल। अब देखिए यहां पर इससे ओव्यूल जिस पार्ट से प्लेसेंटा से जुड़ा है, जहां पर मैंने येलो वाला पार्ट दिखाया, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है जहां पे ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, और इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। इतना समझ में आया, पक्का। चलिए, अब मैम बात आती है, अगर इस ओव्यूल को आप थोड़ा सा बड़ा करें, हाँ तो मैं बड़ा कर देती हूँ, तो देखिए ये ओव्यूल जो है, ये फ्यूनिकल, सपोज ये फ्यूनिकल है, तो ये भी तो ओव्यूल के किसी पार्ट से जुड़ी होगी। ये जैसे ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल हो गया,
तो ये ओव्यूल फ्यूनिकल से किसी पार्ट से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, तो हाइलम क्या है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल। ठीक है, तो फ्यूनिकल क्या है? ये है आपका ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल, ये है फ्यूनिकल। ये क्या है? फ्यूनिकल। तो ये ओव्यूल, ये फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस पार्ट से जुड़ी है उस पार्ट को, मतलब इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगी? हाइलम। क्या बोलूंगी? हाइलम। इसको बोलते हैं हाइलम स्कार। क्या बोलेंगे? हाइलम स्कार। ठीक है, जब वहां से आप ये हटेगा ना तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? स्कार दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम स्कार, जहां पर फ्यूनिकल किससे जुड़ी हुई है? ओव्यूल से जुड़ी हुई है। क्लियर है? पक्का सबको? चलिए, तो क्या बोल रहा है? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। क्या बोलेंगे उस रीजन को? हाइलम। ठीक है, दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, सपोज ये हटा दूं जरा। चलिए, तो सपोज ये एक कुछ पार्ट है ना, आपको सिर्फ मैं बता रही हूं, ये पार्ट है कुछ और ये दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट से ये पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसके थ्रू जुड़ा हुआ है, इसको हमने क्या बोला? जंक्शन। क्या बोला? जंक्शन। ठीक है, क्या बोला? जंक्शन। सपोज ये क्या है? फ्यूनिकल। क्या है? फ्यूनिकल। तो मैं और अच्छे से बता देती हूँ। सपोज ये है आपका ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। और ये है स्टॉक। क्या है? स्टॉक। ठीक है, तो ये तो आपका जो हो गया, ये हो गया आपका फ्यूनिकल। क्या हो गया? फ्यूनिकल। ठीक है, और ये हो गया आपका ओव्यूल। क्या हो गया? ओव्यूल। और ये वाला पार्ट जहां पे फ्यूनिकल किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी बताइए। ओव्यूल से, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अब समझ में आया? तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो पार्ट होता है जो दो को जोड़े, दो को क्या जोड़ने वाले पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जंक्शन का काम कौन कर रहा है? हाइलम। क्लियर है? तो हाइलम क्या है? जंक्शन है किसके बीच में? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। पक्का? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्स का मतलब होता है कवरिंग। किसकी कवरिंग? ओव्यूल की कवरिंग। किसकी कवरिंग? ओव्यूल की कवरिंग। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है? टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? इंटेग्यूमेंट। क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट्स। समझ में आया? चलिए, तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस को कौन एनसर्कल? एनसर्कल का मतलब कवर कर रहा है, सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो सपोज ये वाला पार्ट क्या है आपका? ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को कौन एनसर्कल कर रहा है? ये हो जाएंगे आपके इंटेग्यूमेंट्स। क्या हो जाएंगे? इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, ये सपोज ये वाला आपका क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? इंटेग्यूमेंट्स। ये क्या हो गया आपके? इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? कवरिंग होती है किसकी? ओव्यूल की, जो किसको एनसर्कल करते हैं? न्यूक्लियस को एनसर्कल करते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो देखिए, इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल्स द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द रीजन टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो देखिए, यहां पर मैंने पूरा क्या नहीं किया, इसको कवर नहीं किया, मतलब ऐसे देखिए, दिख रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना? तो देखिए, यहां पर आपको नहीं दिख रहा है ना, ये वाले पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो ये वो पॉइंट है जहां पर इंटेग्यूमेंट क्या है? एब्सेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है?
एब्सेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है? एब्सेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट क्या है? एब्सेंट। तो इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया? माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोल दिया? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा एंड। सपोज ये माइक्रोपाइलर एंड है तो ये वाला कौन सा एंड होगा? चलाजा एंड। कौन सा होगा? चलाजा एंड। ठीक है, तो चलिए फिर से बना लेते हैं, गंदा सा था थोड़ा सा। ये हो गया आपका क्या? ओव्यूल। क्या हो गया? ओव्यूल। ठीक है, इस ओव्यूल की ये क्या हो गई? कवरिंग्स। क्या हो गई? ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? ओव्यूल और ओव्यूल की कवरिंग। ये क्या हो गया आपका? न्यूसिलस। क्या हो गया? न्यूसिलस। क्या हो गया? न्यूसिलस। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके? दो। ये दो क्या हो गया आपके? इंटेग्यूमेंट। ये क्या हो गया आपका? इंटेग्यूमेंट। क्या हो गया? इंटेग्यूमेंट। ठीक है, यहां पर क्या नहीं प्रेजेंट है? देखिए यहां पर क्या इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है? नहीं है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। ठीक है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल दैट इज चलाजा एंड। ये कौन सा हो जाएगा आपका? चलाजा एंड। क्या हो गया? चलाजा एंड। ठीक है, तो ओव्यूल का ऊपर वाला एंड इस, ये वाला एंड इस चलाजा एंड, और जहां पर आपके इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते उस वाले एंड को क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है? अपोजिट। क्या है? अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा एंड। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड दैट इज चलाजा एंड। क्लियर है? तो चलाजा एंड क्या हो गया? समझ में आ गया? रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है चलाजा एंड? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। इतना क्लियर हो गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। तो ये समझ में आया चलाजा एंड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड क्या है, इंडेक्यूमेंट्स क्या होते हैं, न्यूसिलस क्या होता है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब न्यूसिलस क्या है? या ये ओव्यूल का वो पार्ट है जो अभी एम्ब्रियो से क्या फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा उसको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो गई? ये क्या हो गया आपके? इंटेग्यूमेंट्स हो गए। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको मैंने क्या बताया था कि फ्यूनिकल है। ये क्या है? फ्यूनिकल। क्या है? फ्यूनिकल। ठीक है, तो ये फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलिए तो देखिए, enclosed within the integument is a mass of cells called nucellus। तो nucellus क्या है? mass of cells है। nucellus क्या है? mass of cells है। सेल का मास इज न्यूसिलस। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये आपका क्या हो गया? ओव्यूल हो गया। ये क्या हो गया आपका? ओव्यूल हो गया। हाँ मैम, ये इसकी क्या हो गई? इंटेग्यूमेंट्स हो गई। ठीक है, ये एक इंटेग्यूमेंट, ये दूसरी इंटेग्यूमेंट। इतना क्लियर हो गया? चलिए हो गया, कोई बात नहीं, मेरे को भी हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरी इंटेग्यूमेंट थी, यहाँ पर आपका जहां क्या जुड़ा हुआ है? जहां पे आपका फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है उस पार्ट को हमने क्या बोल दिया? हाइलम। क्या बोला? हाइलम। तो ये आपका हाइलम हुआ,
ये जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये सेल से बना होगा ना, किससे बना होगा, सेल से। तो यही वाला पार्ट तो क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। इस जगह पर, इस वाली जगह पर कौन प्रेजेंट है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। ये क्या है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट, क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो ऊपर वाला एंड इज चला जाए, नीचे वाला एंड इज माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर वाला एंड इज चलाजा एंड एंड नीचे वाला एंड इज माइक्रोपाइलर एंड। तो चलाजा एंड पे कितने सेल्स होते हैं, 3, माइक्रोपाइलर पे भी कितने होते हैं, 3 और 2 बीच में। तो ये आपका क्या बन गया, ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ओव्यूल। इतना क्लियर है। देखिए सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब ये वाले सेल्स है ना, ये सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड। इनके पास क्या, भर भर के खाना है, क्या है, भर भर के खाना है। मटेरियल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। भाई ये भर भर के खाना क्यों रखा है, क्योंकि जब ये एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा तो ये क्या करेगा, फूड को खाएगा, और ये फूड कहाँ से मिलेगा उसको, न्यूक्लियस के सेल से। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करके रखा है, उसको रिजर्व करके रखा हुआ है। इतना क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एन ओव्यूल, एन ओव्यूल जनरली, क्या बोल रहा है, जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। यहां पर आपको कैसी कंडीशन दिख रही है, एक ही एम्ब्रियो सैक दिख रहा है ना, ओव्यूल के अंदर कैसा दिख रहा है, एक एम्ब्रियो सैक। तो जनरली क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर। चलिए तो क्या बोला, फ्रॉम अ मेगास्पोर, किससे बना, मेगास्पोर, थ्रू द रिडक्शन डिवीजन। तो मेगास्पोर में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो क्या बना, एम्ब्रियो सैक। क्या बना, एम्ब्रियो सैक। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, क्या बोल रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब तो क्या हुआ, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, मेगास्पोर का मतलब हो गया क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी प्रोसेस है, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब एम्ब्रियो सैक को बनाने वाली प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। ठीक है, क्या हुआ, मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद है कि नहीं, पहले ये बता दो। चलो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एमएमसी से या पोलन मदर सेल से क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था। क्या बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोल दिया थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोली थी। तो वैसे ही यहाँ पर मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हमने क्या बोल दिया, मेगास्पोरोजेनेसिस। और बनाने वाली कौन होती है, बर्थ देने वाली या फॉर्मेशन करने वाली कौन होती है, मदर। तो यहाँ पर मेगास्पोर बन रहे, इसलिए इनकी मदर कौन होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस की मदर जो है, मेगास्पोर जो है उसकी जो मदर होगी कौन होगी, मेगा स्पोर मदर सेल। कौन होगी, मेगा स्पोर मदर सेल। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएटेड अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ओव्यूल डिफरेंशिएटेड होते हैं किसमें, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। कहां पर डिफरेंशिएट होते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ ओव्यूल। क्लियर है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, मेगास्पोर में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए एमएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी का मतलब क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो एमएमसी क्या हो गया? मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। किस में गई? मियोटिक डिवीजन। मैम मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? आप ये तो बताना ही भूल गए। नहीं भूली बेटा, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। क्या होगी? 2n। तो इसमें क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन। क्या होगा? मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां पर क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शनल डिवीजन हुआ। हाँ मैम समझ में आ गया। रिडक्शनल डिवीजन हुआ मतलब मियोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस होगा। मियोसिस हो क्यों रहा है? मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या है? एमएमसी है। क्या है? एमएमसी है ना। ये क्या है? एमएमसी। ये कैसी है? 2n है। कैसी है? 2n है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। तो कितने बने? 2। पहली मियोसिस, मियोसिस 1। क्या हो गया? मियोसिस 1। तो 2 सेल बने। अब 2 से कितने बनेंगे? मियोसिस 2 होकर मियोसिस 2 होगी तो कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 4 बन गए 4, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं और एक क्या रहता है? फंक्शनल रहता है। तो इसकी प्लॉइडी क्या होती है? n। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें गैमीट बनाना है। तो गैमीट, अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है या प्लांट डिप्लॉयड है तो उसके गैमीट कैसे होंगे? हैप्लॉयड। क्योंकि गैमीट के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या होगा? अब दोनों गैमीट मिलेंगे। अगर 2n 2n बन गए तो 4n होगा, टेट्राप्लॉइडी हो जाएगा। पता चल रहा था कि पेरेंट्स से डिप्लॉयड और वो बन गया टेट्राप्लॉइड। तो ऐसे दानव को हमें जन्म नहीं देना। इसलिए जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मियोसिस से गैमीट्स बन रहे हैं। क्लियर है? वहीं पर अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? या प्लांट्स में क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोटिक डिवीजन अंडरगोइंग? क्लियर है? समझ में आ गया ये पॉइंट? क्यों गए? अब देखिए, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला एंड इज माइक्रोपाइलर एंड, नीचे वाला एंड इज चलाजल एंड। न्यूक्लियस क्या हो गए? सेल्स हो गए, जिसमें क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। ये क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। ये क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल, जो किसको बनाएगी? किसको बनाएगी? मेगा स्पोर को बनाएगी। किसको बनाएगी? मेगा स्पोर को। क्लियर है? तो देखिए समझ में आया ये? देखो अभी क्या बना? डायड कंडीशन बनी। ये वाली कंडीशन बनी, दिख रही है? देखो डायड कंडीशन बनी, एक ऊपर एक नीचे। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 कितने बन गए? मेगा स्पोर टेट्राड। क्या बन गया? मेगा स्पोर टेट्राड। तो ये क्या हो गया? मेगा स्पोर डायड, मेगा स्पोर डायड। और ये क्या हो गया? अभी हम ये नहीं कर रहे कि डीजनरेट वीजनरेट हो जाता है, वो हमें आगे पढ़ना ही है वैसे भी। 1 2 3 4 तो कितने बने? 4 बने। तो ये क्या हो गया? मेगा स्पोर टेट्राड। क्लियर है? तो ये क्या बन गया? मेगा स्पोर टेट्राड। समझ में आया कैसे बन रहा है? कि एक सेल जो मेगा स्पोर मदर सेल थी उसने क्या किया? डिवीजन किया। कौन सा डिवीजन? कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर? मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। ये कौन सा होगा? मियोटिक, है ना? मियोटिक डिवीजन। ठीक है, फिर यहाँ पर मियोसिस 2 होगी। यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस, ये मियोसिस 1 हो गई और ये मियोसिस 2 हो गई। ठीक है, तो ये क्या था? 2n था। ये क्या था? 2n। ये क्या होगा? n होगा। ये
ये क्या बन जाएंगे आपके सारे N बन जाएंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए वही वाली प्रोसेस चल रही है। क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। तो एक मियोसिस हुई तो क्या बना, 2 बना। क्या बना, 2 बना। मियोसिस 2 हुई तो कितने बने, 4 बने। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो 4 से कितने बनेंगे, 8। कितने बनेंगे, 8। अब ये 4 कहाँ पर है, ये 4 कहाँ पे है, ऊपर वाले एंड पे और 4 नीचे वाले एंड पे। क्लियर है, ऊपर 4 चलाजल एंड पे और 4 माइक्रोपाइलर एंड पे। क्लियर है। तो देखिए 1 2 3 ये कौन से हो गए, माइक्रोपाइलर पे। 1 2 3 ये क्या हो गए, चलाजल एंड पे। ठीक है, समझ में आ गया मैम। सपोज अगर ऐसे इस हिसाब से समझ रहे हो आप, तो ऊपर वाला चलाजल एंड हो गया, सपोज चलाजा, और नीचे माइक्रोपाइलर। इतना समझ में आया। अब देखिए ऊपर 4 नीचे 4। अब क्या होता है, एक ऊपर से मतलब एक चलाजल एंड से और एक माइक्रोपाइलर एंड से जो न्यूक्लियाई है वो रन करने लगते हैं, वो आने लगते हैं कहाँ, सेंटर की तरफ। कहाँ तक, सेंटर की तरफ। कहाँ से, पोल से। इनको हम क्या बोल रहे हैं, पोल ना, ये एक पोल है, एक ये पोल है। तो पोल से 2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आने लगते हैं, तो उन न्यूक्लियस को, उन न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो ठीक है, एक यहां से आ गया चल के और एक यहां से चल के आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं, ये ऊपर चलाजल एंड, नीचे माइक्रोपाइलर एंड। एक न्यूक्लियस इधर से चल के आया, एक इस पोल से, एक इस पोल से आया, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल दिया, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है। ये देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पे कितने बचे थे, 3 बचे थे। 1 2 3 कितने बचे, 3। तो 1 2 3, तो ये 2 क्या है, ये कौन से है, सिनर्जिड्स, और ये क्या है, एग। और 3 ऊपर बचे, 1 2 3, ये कौन है, एंटीपोडल। कौन है, एंटीपोडल सेल। इतना क्लियर है। ये कौन से हो गए, एंटीपोडल सेल। ये कौन से हो गए, सिनर्जिड सेल। ये हो गया एग सेल, और ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई। बेटा ये तो न्यूक्लियाई है, ये तो सेल है ना, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है जिसमें न्यूक्लियाई है। तो ये कौन से हो गए, एंटीपोडल सेल, जिसके अंदर एंटीपोडल न्यूक्लियाई है। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये सिनर्जिड के न्यूक्लियाई, और ये 2 सिनर्जिड के सेल। ठीक है, तो ये पूरा एक सिनर्जिड सेल ये हो गया, और ये एक दूसरा सिनर्जिड। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एग सेल, जिसके अंदर एग का न्यूक्लियस है। क्लियर है। चलिए तो देखिए, और ये देखिए आपको इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं कि नहीं, इन्हीं को तो बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या हो गया, समझ में आ गए। फिर एब से फिलीफॉर्म, एब से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होता है, एब से फिलीफॉर्म, एब से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, ये सिनर्जिड्स हो गए, ये एग हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, और ये सेंटर का सेल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। और ये आपके क्या हो गए, एंटीपोडल्स। कहीं डाउट थोड़ा सा भी, पक्का क्लियर है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, तो चलते हैं। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट की हम बात करते हैं, किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म, किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल while the other 3 degenerates। मैम ये क्या बात बोल दी इन्होंने, समझ नहीं आया कि फीमेल गैमेटोफाइट जो रहता है उसमें क्या बोला है उन्होंने, कि सिर्फ एक मेगास्पोर क्या होती है, फंक्शनल होती है, बाकी क्या हो जाती है, डीजेनरेट। तो मैंने जब मियोसिस 2 कराया था तो 4 बनी थी कि नहीं बनी थी, तो मैंने क्या बोल दिया था, इन 4 में से 3 तो क्या हो जाती है,
डी जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डी जनरेट, और एक ही बचती है फंक्शनल। क्या बचती है? फंक्शनल। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगी, बाकी 3 क्या हो जाएगी? डी जनरेट। ठीक है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगर डाउट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है कि हमने क्या करा था, बहुत सारे, आपने एक मेगास्पोर मदर सेल ली थी, एक मेगास्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस हुआ तो कितने बने थे? 1 और 2। ठीक है, तो ये 2 बन गए। फिर दूसरा मियोसिस 2 हुआ था तो कितने बने थे? 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 बने थे, जिसमें से मैंने क्या बोल दिया था कि ये 3 जो है वो डी जनरेट हो जाते हैं, और एक ही ये क्या है? आपका फंक्शनल है। ये क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर में ही तो क्या होंगे? डिविजन्स होंगे। क्या होंगे? माइटोटिक डिविजन्स होंगे। क्या होंगे? माइटोटिक डिविजन्स होंगे। और क्या बनेगा? पहला क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन। किस में हुआ? मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल से 4 क्या बने आपके? मेगा स्पोर टेट्राड बने। तो 4 मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 तो डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल रहा। तो वो फंक्शनल वाले ने क्या करा? माइटोटिक डिवीजन किया। क्या किया? माइटोटिक डिवीजन। और क्या फॉर्म किया? एम्ब्रियो सैक। क्या बनाया? एम्ब्रियो सैक, जो कि क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। पक्का समझ में आया सबको? चलिए, तो देखिए, हाँ, कौन सा पॉइंट था ये? ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स। कौन डेवलप करेगा? सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करेगा इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में, या उसको और क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। अगर इसकी बात करें प्लॉइडी की तो क्या होगी? एन होगी। क्या होगी? एन। एन मतलब भाई क्रोमोसोम का जो प्लॉइडी है वो एन होगी। मतलब क्रोमोसोम कैसे होंगे? पेयर में नहीं होंगे, सिंगल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, this method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक मेगास्पोर ही क्या कर रहा है? 1 मेगास्पोर, ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप। और क्या बनाया इसने? इसने क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट या और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये कैसा डेवलपमेंट हुए? कितने थे? 4 बने। कितने थे? 4, जिसमें से 3 क्या हो गए थे? डीजनरेट, और सिर्फ एक ही क्या रहा था? फंक्शनल। तो ये फंक्शनल वाले में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये क्या हो गया आपका? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ न्यूसिलस? आप बताइए, न्यूसिलस की प्लॉइडी क्या होगी? न्यूसिलस के जो सेल है उसकी प्लॉइडी क्या होगी? क्या आप डिप्लॉइड बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड, क्योंकि इसमें क्या नहीं हुआ? मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ। मियोटिक डिवीजन किस में हुआ था? मेगास्पोर मदर सेल में। क्लियर है? तो ये कैसी होगी? 2n। क्लियर है? चलिए, मेगास्पोर मदर सेल भी कैसा होगा? 2n। तो ये भी कैसी होगी? 2n। क्लियर है? द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अगर मैं फंक्शनल मेगास्पोर की बात करूं तो कैसी होगी?
एन, कैसा होगा एन। और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं तो ये भी एन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी एन, फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी एन, आपके क्या बोलते हैं, हाँ, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n, न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n। अब कुछ भी पूछ ले क्लियर रहेगा आपको, पक्का, कहीं डाउट तो नहीं किसी भी चीज में। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है द न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। क्या बोला कि फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूसेलस है वो कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियाई बनाता है। क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। कहां मूव करते हैं, अपोजिट पोल्स पर। क्लियर है। तो देखिए फिर से ये वाला पॉइंट समझाती हूँ मैं, वैसे 10 बार समझा चुकी हूँ बट मैं इसलिए समझा रही हूँ बार बार कि बेटा आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया। ये क्या है आपकी फंक्शनल मेगास्पोर, क्या है फंक्शनल मेगास्पोर। इसने कौन सा डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन। क्या करा, माइटोटिक डिवीजन। तो कितने बन गए, 2 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई बन गए, 2 न्यूक्लियाई। अब हर एक न्यूक्लियाई कहाँ मूव करेगा, अपोजिट पोल की तरफ। कहाँ, मूव टू न्यूक्लियाई मूव, है ना, कहां पर, अपोजिट पोल, ठीक है। तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, किसका, मेगास्पोर मदर सेल ने माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करे, तो एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। ये क्या है, मेगास्पोर, है ना, मेगास्पोर। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो अब क्या हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने और 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे, तो फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक। अब कितने न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक बन गया, 2 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक बन गया, एक ये, है ना। अब क्या होगा, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। अब इसके बाद क्या हो गया, आगे की प्रोसेस जरा देखिए। तो ये चलते चलते जा रहे थे और अपने मुकाम पर पहुंच गए, ऐसे अपने मुकाम पर पहुंच गए, एक ऊपर वाले एंड पर और एक नीचे वाले एंड पर। अब यहां पर ये पहुंच के फिर से क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन। समझ में आ गया मैम, पहुंच गए ऊपर, अब माइटोटिक डिवीजन कर लिया तो क्या बनेगा, 4 सेल स्टेज। क्या बनेगी, 4 सेल स्टेज। वन टू, ठीक है, 1 2, यहां पर भी 1 2। तो यहां पर क्या हुई, माइटोसिस हुई। क्या हुई, माइटोसिस। इतना क्लियर है। यहां क्या हुआ, माइटोसिस। क्या हुआ, माइटोसिस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा, फिर से एक बार सिक्वेंशियल माइटोसिस होगा। क्या होगा, सिक्वेंशियल माइटोसिस, ठीक है। तो अभी कितने बने, 4, फिर से कितने बनेंगे, 2 और बनेंगे, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, तो टोटल और नए कितने बनेंगे, 4। तो मैडम ऊपर वाले पोल पे 4 हो गए, 1 2 3 4, नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4। क्लियर है। तो ये क्या बन गए, कितनी बार डिवीजन हुआ, पहले 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस। तो क्या हुआ, आपके 8 सेल स्टेज बन गई। तो क्या बोल रहे हैं, 2 मोर सिक्वेंशियल डिवीजन, 2 और बनाई ना, मोर बोला मतलब 2 और, एक तो ये हो गई, ये हुई है कि नहीं, अब जब यहां पर हुई थी तो एक तो ये हो गई, इसके अलावा 2 मोर मतलब 1 और ये 2, 2 डिवीजन हो गई, 1 एंड 2 मोर सिक्वेंशियल डिवीजन होने पर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड, है ना। पहले एक बार और डिवीजन हुई तो 4 बन गया, फिर एक और बार हुई तो 8 न्यूक्लिएटेड बन गया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सेक फॉर्म। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज ऑफ इंटरेस्ट to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। ठीक है, तो ये कैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यहां पर इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। इतना क्लियर है, पक्का। चलिए आगे चले।
फिर क्या होता है, आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेजेस सेल वॉल आर लेट डाउन leading to the organization of typical female gametophyte or embryo sac. Clear है? Next point, 6 of the 8 nuclei are surrounded by a wall. देखिए क्या पॉइंट बोला उन्होंने, 8 after 8 nucleated stage the cell walls are light down leading to the organization of typical female gametophyte. cell wall formation होने लगी, ठीक है. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. ठीक है, 8 में से 6 न्यूक्लियाई किससे सराउंड कर गई है, सेल वॉल से, एंड ऑर्गेनाइज इनटू अ सेल्स. द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई. जो 2 बची न्यूक्लियाई है उनको हमने क्या बोला, पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि हर एक पोल से एक न्यूक्लियाई कहाँ की तरफ आ रही है, सेंटर की तरफ, तो ये क्या हो जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई. क्लियर है. सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस. कहाँ सिचुएट करती है, बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल. ये क्या है, सेंट्रल सेल है, तो सेंट्रल सेल के कहाँ पर कौन वो रहता है, प्लेस होती है आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई. इतना क्लियर हुआ सबको. चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स within the embryo sac. तो embryo sac के अंदर किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स का. 3 cells are grouped together at the micropylar end. 3 सेल कहाँ चले जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे. तो देखिए ठीक है, 3 सेल्स कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर एंड पे, और 3 सेल कहाँ चले गए, आपके चलाजल एंड पे, और 2 कहाँ चले गई न्यूक्लियाई, आपके पोलर पे. ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है, ये हो गया आपका एम्ब्रियो सेक. क्या हो गया, एम्ब्रियो सेक. ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, चलाजल एंड, और ये माइक्रोपाइलर एंड. कौन सा हो गया, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड. कौन सा हो गया, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड. इतना क्लियर है. तो देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड कंसिस्ट ऑफ एग अपैरेटस. तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया. ये कौन सा एंड हो गया, माइक्रोपाइलर एंड. तो ये आपका है माइक्रोपाइलर एंड. तो इन्होंने बोला है कि 3 सेल ग्रुप हो जाते हैं कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड पे. ठीक है, तो देखते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल कैसे ग्रुप हुए. एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया. क्लियर है. तो 3 सेल दिख रहे हैं, 1 2 3. मैम बिना न्यूक्लियस के सेल, नहीं मैं बना रही हूँ ना न्यूक्लियस. तो ये क्या हो गया आपके, ये क्या हो गया आपके 3 सेल. क्या हो गया, 3 सेल. ठीक है, तो ये तीनों सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एग अपैरेटस. क्या बनाते हैं ये तीनों सेल मिलके, तो ये पूरा पार्ट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एग अपैरेटस. ठीक है, इतना क्लियर है. तो एग अपैरेटस क्या है, जिसमें एग अपैरेटस में 2 सेल जो नीचे वाले हैं वो पार्ट है किसके, सिनर्जिड के. तो ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला, ये है आपके सिनर्जिड. ठीक है, और ये वाला जो है ये है एग सेल. क्या है, एग सेल. तो ये तो बात हुई किसकी, कि माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपैरेटस प्रेजेंट होता है जिसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है. क्लियर है. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल. तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. चलिए आगे, चलिए तो आगे क्या बोल रहे हैं ये, द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस. तो मैंने आपको समझा दिया था
कि आपके जो सिनर्जिड्स है वहां पर क्या है, थिकनिंग है। कैसी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो मैम बताइए कैसे होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो मैं बना देती हूँ। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की क्या होती है, थिकनिंग होती है। इनको क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं फिलीफॉर्म। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। इतना क्लियर सबको? चलिए तो आगे बढ़े। इन्होंने क्या बोला है कि माइक्रोबाइलर एंड पर थिकनिंग होती है कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। इनका काम क्या है मैम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, ये यहाँ पर है क्यों, तो देखते हैं। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, केमिकल का सिक्रीशन करती है। किसका, केमिकल का सिक्रीशन करती है। और पोलन ट्यूब को बोलती है इधर आओ, इधर आओ, यहां से तुमको कहां पर, एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेनी है। तो पोलन ट्यूब इसका है ना, मतलब जैसे एरोमा होती है ना, फ्रेग्रेंस होती है, तो अपन उस फ्रेग्रेंस को स्मेल करके उस तरफ जाने लगते हैं कि यार ये स्मेल आ कहाँ से रही है, इतनी प्यारी सुगंधित स्मेल आ कहाँ से रही है, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। सेम क्या होती है पोलन ट्यूब के साथ। तो सपोज ये पोलन ट्यूब थी और इसने क्या, केमिकल का सिक्रीशन किया, तो पोलन ट्यूब यहाँ अट्रैक्ट हो गई और यहाँ से उसने एंट्री ले ली। कहाँ पर, सिनर्जिड्स में। कहाँ पर, सिनर्जिड्स में। मैम इस पोलन ट्यूब की एंट्री की जरूरत क्या थी, क्योंकि इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास क्या है, मेल गैमीट है। कितने, 2। क्लियर है। तो क्या करती है फिलीफॉर्म अपैरेटस, केमिकल का सिक्रीशन करती है जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है। कहाँ, सिनर्जिड्स में। क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 3 सेल्स आर एट दी चलाजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। ठीक है, तो ऊपर वाला एंड इज चलाजल एंड, इस एंड पे भी 3 सेल ग्रुप्ड बनाकर रहते हैं। ओके मैम, बता दीजिए कौन से 3 सेल्स, तो 1 2 एंड 3। कितने सेल है, 1 2 3। इनको बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। इतना क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है द लार्ज सेंट्रल सेल। ये वाला सेल जो है ना, इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, सेंट्रल सेल। क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं, लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती, 1 एंड 2। तो ये क्या दिख रही है आपको, रेड वाली, रेड वाली है आपकी पोलर, क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई है। समझ में आया, पोलर न्यूक्लियाई क्या होती है, कहां से आई थी। इसको मैम पोलर नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियाई 2 अपोजिट पोल से सेंटर की तरफ आई, इसलिए इसको क्या नाम दिया, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए तो ये समझ में आ गया मैम कि पोलर न्यूक्लियाई। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। उन्होंने क्या बोला कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म के जो एम्ब्रियो सैक होते हैं उसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज होती है। इसका क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। चलिए गिनते हैं सेल को, पहले सेल को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने सेल दिख रहे हैं, 7। मैम आपने 7 क्यों बोला, देखिए इसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 2 3, ये पूरा एक 4 5 6 7, तो कितने दिखे, 7, है ना। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, ये 2 नहीं है, एक है ना। नहीं तो बताओ कि मैम ये 2 कहां से आ गया इसमें, वो अभी मैंने टैप किया ना इसलिए बन गए थे 2। ये 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और 3 न्यूक्लियस, इनके भी है। तो देखिए अब न्यूक्लियस की गिनती करो, रेड वाली गिनती करो सारी, कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं, न्यूक्लियाई कितने दिख रहे हैं, 8, और सेल कितने दिख रहे हैं, 7। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें कौन सी स्टेज पाई जाती है,
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पाई जाती है। क्लियर है? एम्ब्रियोसेक की कौन सी स्टेज पाई जाती है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इसके अलावा हम ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, जी हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ बिल्कुल 100% फ्री मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन आपको देता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से और देखते रहिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस। थैंक यू सो मच।